हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सीटेट के लिए 500 क्वेश्चन के सीरीज का दूसरा पार्ट, यानी 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं बाल शिक्षा के क्वेश्चंस, वो टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके इम्पोर्टेंट में आपके एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन किसके लिए मददगार है? फर्स्ट ऑप्शन आंतरिक एजेंसी, सेकेंड ऑप्शन बाह्य एजेंसी, थर्ड ऑप्शन दोनों, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो इसका सही जवाब है आंतरिक एजेंसी, यानी रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है आपकी आंतरिक भावना, यानी बच्चे के अंदर आंतरिक क्या बदलाव हुए हैं इनकी जानकारी हमें देता है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब आंतरिक एजेंसियों के बारे में पता लगाना। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? दोस्तों, जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। शिक्षण के साथ परीक्षा के सही ट्यूनिंग के लिए। दूसरा ऑप्शन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कमजोर करने के लिए। तीसरा ऑप्शन लगातार अधिक त्रुटियों की तुलना में लगातार कम त्रुटियों को सही करने के लिए। उसके बाद दोस्तों है आपका कि चौथा ऑप्शन अनुसरण रिकॉर्डिंग तथा सुधार कैसे सीखे को समझने के लिए। जो दोस्तों इसका सही जवाब है वो फोर्थ ऑप्शन है, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब लगातार मूल्यांकन करना, बच्चे को समझना। इससे अनुसरण क्या होता है उनके अंदर रिकॉर्ड डाटा के बारे में तथा उनमें क्या चेंजेज हुए इनकी जानकारी हमें मिलती है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर अगला कहता है हमारा दिए गए कथन में से कौन सा सही है? इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करने दोस्तों। और फर्स्ट ऑप्शन कहता है आपका कि एस्कीमा सूचना की संगठित श्रेणियां हैं। दूसरा ऑप्शन समावेश मौजूदा योजनाओं में असमानता के कारण मौजूदा योजनाओं को समायोजित करने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो, तीसरा ऑप्शन दोस्तों एक और दो दोनों, और आपका चौथा ऑप्शन न तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर है दोस्तों केवल एक, यानी कि एस्कीमा जो होता है सूचनाओं को संगठित करके एक श्रेणी के रूप में रखा जाता है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है समावेश मौजूद योजनाओं को असमानताओं के कारण मौजूद योजना को समायोजित करना होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। समावेश में असमानता के कारण नहीं बल्कि समानता के कारण रखा जाता है। दोस्तों, देखते हैं इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सारांश। कह रहा है दोस्तों कि सारांश महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों यह पिछले ज्ञान से नए ज्ञान को संबंध स्थापित करता है। दूसरा ऑप्शन यह कक्षा में अध्याय को दोहराने का एक अच्छा तरीका है। तीसरा ऑप्शन यह शिक्षार्थियों को अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण बनाता है। चौथा ऑप्शन यह शिक्षक को कक्षा शुरू करने के लिए आसान होता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, यह पिछले ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करता है। जो बच्चे ने सीखा है और नया उसमें क्या है उन चीज़ों की जानकारी हमें सारांश से मिलती है। किसी भी पाठ के सारांश से यह जानकारी हमें मिलती है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया जो
समाज के एजेंटों द्वारा मूल रूप से प्रबलित व्यवहार पैटर्न है जिसे जिसे कहा जाता है, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पहला नंबर ऑप्शन प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा ऑप्शन माध्यमिक समाजीकरण, तीसरा ऑप्शन पुनः समाजीकरण और चौथा ऑप्शन प्रत्याशित समाजीकरण। यानी कि समाजीकरण की वो अब कौन सी प्रक्रिया है जिसमें समाज एजेंटों द्वारा मूल रूप से प्रबलित व्यवहार पैटर्न के रूप में किया जाता है। तो जब व्यवहार एजेंट के द्वारा जब काम किया जाता है दोस्तों, तब यह माध्यमिक समाजीकरण होता है। जब समाज के डायरेक्ट अंग किसी कार्य को करता है तब वो प्राथमिक स्तर पे आता है, लेकिन जब उनके एजेंट के द्वारा कार्य हो तो वो माध्यमिक सामाजिक स्तर कहलाता है दोस्तों। इस सेट का अगला क्वेश्चन है दोस्तों पियाजे, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यानी कि पियाजे के अनुसार बताना है आपको, पियाजे के अनुसार कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक अनुभव, दूसरा ऑप्शन परिपक्वन, तीसरा ऑप्शन क्रियाकलाप और चौथा ऑप्शन भाषा। जब पियाजे के सिद्धांत की बात करें तो कह रहा है संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित नहीं करेगा? तो इनके अनुसार सही आंसर होगा हमारा सामाजिक अनुभव। पियाजे जी कहते हैं कि सामाजिक अनुभव के कारण किसी भी बच्चे के संज्ञान में कोई सा भी परिवर्तन नहीं होता है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में प्रारंभिक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? और दोस्तों जो इसका सही जवाब है, इसके ऑप्शन है दोस्तों, वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन वार्तालाप कौशल, दूसरा ऑप्शन बहुवैकल्पिक प्रश्न, तीसरा ऑप्शन मौखिक सवाल और चौथा ऑप्शन परियोजनाएं। दोस्तों जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है हमारा परियोजना। यानी परियोजना कभी भी प्रारंभिक आकलन के रूप में नहीं किया जाता है। वार्तालाप हो, बहुवैकल्पिक हो या मौखिक हो, यह आकलन के लिए किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को परियोजना कभी भी प्राथमिक रूप में यानी प्रारंभिक बच्चों को नहीं दिया जाता है आकलन के लिए। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है? आपको बताना है जॉन ड्यू के हिसाब से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है। यानी कि प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं का मतलब यानी बाल केंद्रित नहीं होगा। इनकी ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन बाल केंद्रित नहीं। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि अब बाल केंद्रित को कह रहा है, समर्थन दे रहा है। दूसरा ऑप्शन, जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है। यानी कि यह बाल केंद्रित यानी बच्चे के अपने मन के हिसाब से कार्य करने की क्षमता को रोक रहा है। लास्ट ऑप्शन कहता है आपका दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थी की निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे को सामाजिक समस्याओं के लिए खुद सक्षम होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं हम लोग इस सेट का अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अपने स्कूल में प्रवेश परीक्षा आयोजित करते समय शिक्षक होने के नाते यदि एक दिव्यांग बच्चा आपके स्कूल में आता है तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे को एक विशेष स्कूल के रूप में देखें, सीधे उसे प्रवेश दे दे। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रवेश परीक्षा आयोजित करें और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अपने माता पिता के साथ सहयोगी योजनाओं पर चर्चा करें। दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रवेश परीक्षा आयोजित करें। दिव्यांग हो या कोई भी बच्चा हो, समावेशी शिक्षा के अंदर सबको समान रूप से रखना है, इसलिए उस बच्चे के लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी वंचित बच्चे की व्यक्तित्व विशेषता है? फर्स्ट नंबर, असुरक्षा और मनोविक्षुब्धता की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है और आत्मसम्मान की भावना नकारात्मक होती है। दूसरा ऑप्शन, उनके पास समय कम होता है। तीसरा ऑप्शन, वंचन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है तथा प्रेरक बल को असंतुलित करता है। और चौथा ऑप्शन जो है, वंचित बच्चों की कोई प्रेरक वृत्ति नहीं होती है। दोस्तों, जो इसका सही जवाब होगा वह लास्ट ऑप्शन, यानी जो वंचित बच्चे होते हैं उनमें प्रेरक वृत्ति नहीं होती है, यानी उनकी अंदर प्रेरक की भावना नहीं होती है, प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की भावना बिल्कुल भी नहीं होती है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुस्रूप, यानी कि चतुस्रूप चुनौतीपूर्ण शिक्षार्थियों की अधिकतम सहयोग। चक्षुस्रूप से चुनौतीपूर्ण शिक्षार्थियों को अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा, यानी चक्षुष रूप से मतलब आंख से अंधे, यानी अंधे लोगों के लिए सबसे अधिक क्या सहयोगात्मक होगा? फर्स्ट ऑप्शन, उनका सीखना शिक्षक द्वारा चर्चा करने के माध्यम से होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उनकी जीवित रहने की रणनीतियां मजबूत होगी। तीसरा ऑप्शन, समवयस्कों से अधिक सहायता मिलेगी। चौथा ऑप्शन जो कहता है आपका सॉफ्टवेयर सहयोगी ब्रेल लिपि उन्हें सिखाई जाए। जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उनका सीखना शिक्षक द्वारा चर्चा के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास हो। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कॉलबर्ग के अनुसार, अगला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, नैतिक यथार्थवाद। दूसरा ऑप्शन, नैतिक दुविधा। और तीसरा ऑप्शन, सहयोग की नैतिकता। और चौथा ऑप्शन, नैतिक तर्कना। जो सही जवाब है दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नैतिक तर्कना। जब भी सही गलत के बारे में बच्चे प्रश्न पूछे मतलब कि वह तर्क कर रहा है, और जब अपने मन से पूछे मतलब कि उनके अंदर नैतिकता का विकास हो रहा है। इसे हम लोग नैतिक तर्कना के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखते दोस्तों इस सेट का अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ज्ञान अधिग्रहण तंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, चैटिंग करना। दूसरा ऑप्शन, गतिविधि पे ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन, आलेखन। और चौथा ऑप्शन, चयनात्मक। आपका जो सही जवाब है दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है चयनात्मकता। यानी कि ज्ञान अधिग्रहण तंत्र, जब भी ज्ञान का अधिग्रहण करना हो तो सबसे पहले हमें मुख्य रूप से विशेषता होनी चाहिए वह चयनात्मक रूप से होनी चाहिए। यानी क्या बच्चे की रुचि है, किस क्षेत्र में बच्चा सीखना चाहता है, अधिग्रहण करना चाहता है, उसके अनुसार से हम कार्य को करें तो अवश्य रूप से बच्चों को अधिक से अधिक लाभ होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों चयनात्मकता, इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है हमारा, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इनमें से किसमें शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद नहीं शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षण। दूसरा ऑप्शन, निर्देशन। तीसरा ऑप्शन, ट्यूशन। और चौथा ऑप्शन, अधिगम। दोस्तों शिक्षण की क्रिया में दोनों आदमी का सहयोग होगा, यानी टीचर का भी साथ में स्टूडेंट का भी। जब निर्देश देने की बात हो तो इसमें सिर्फ टीचर ही देंगे। ट्यूशन की बात हो तो बच्चे भी क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर आंसर बताएंगे, यानी दोनों का सहयोग है। और अधिगम में तो दोनों शामिल होते ही हैं दोस्तों। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा निर्देशन। निर्देशन में शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर ज्ञान को देता है। टीचर अपने अनुसार से बच्चों को कोई पद्धति या किसी बारे में चर्चा करता है या निर्देश देता है।
देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन शिक्षण लक्ष्य उन्मुख है। तीसरा ऑप्शन अशिक्षण भी सीखने की एक प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन शैक्षिक संस्थान एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां शिक्षण होती है। आपको दोस्तों ध्यान देना है क्वेश्चन पे। कह रहा है इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, और नहीं की अगर बात करें तो कह रहा है यहाँ पे एकमात्र ऐसा स्थान है, यानी सिर्फ शैक्षणिक संस्थान में ही बच्चे सीख सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे हर वातावरण में कुछ न कुछ सीखते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस पर प्रेरित अध्यापन की एक रणनीति के रूप में विचार किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन अध्यापकों को खुले संचार और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कक्षा में छात्रों को शामिल करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन अधिगम को आनंदमय करने और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए छोटे स्तर पे प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में सभी। दोस्तों अगर देखें तो इसमें से तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है आपको कक्षा 5 के छात्र गणित कक्षा में बहुत अधिक शोर करते हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है एक शिक्षक के लिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं होना। दूसरा ऑप्शन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाना। तीसरा ऑप्शन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। और चौथा ऑप्शन बच्चों को विषय नापसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब शिक्षण पद्धति आपकी अच्छी नहीं होगी, जब रोचक नहीं होगी, तो बच्चे आपके शिक्षण कौशल पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आपका शिक्षण कौशल एक शिक्षक होने के नाते इतना अच्छा होनी चाहिए कि बच्चे को प्रेरणा मिले, रुचि मिले, आपसे सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों को जोड़ बनाए जा सकते हैं, यानी कि समान एक तरह के शिक्षार्थियों का जोड़ बनाया जाए। तीसरा ऑप्शन अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ही ध्यान केंद्रित करें। चौथा ऑप्शन समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखा जाए, यानी कि एक लैंग्वेज वाले, एक भाषा वाले बच्चे को एक साथ रखा जाए। जो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला नंबर चीज़ तो शिक्षिका अपने संज्ञानात्मक शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करे, और दूसरा नंबर चीज़ कि शिक्षिका जो है शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक शैली को भी ध्यान रखे कि बच्चे किस परिस्थिति में ज़्यादा सीख सकते हैं और हम कितने बेटर वे से उसे सिखा सकते हैं। दोनों शैली को जब जानेंगे तो बच्चे में अधिगम कौशल जो होगी वह ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगी, ज़्यादा विकास होगा। देखते दोस्तों इस सेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए कि आप कक्षा 5 के एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक छात्र है जिसका नाम है कार्तिक, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में है। प्रवेश लेता है, कुछ समय बाद कुछ छात्र उसे उसकी खराब पृष्ठभूमि के कारण, यानी कि क्या कहते हैं गरीब होने के कारण परेशान करने लगते हैं। यदि आप नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत को पालन कर रहे हैं तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन
छात्रों को अपने साथी छात्र कार्तिक को अपनाने की सलाह देनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, कार्तिक से उन छात्रों को अनदेखा करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, कार्तिक के लिए अच्छी वर्दी और जूते की व्यवस्था करने की कोशिश करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन, छात्रों को बताएं कि अगर उन्होंने कार्तिक को परेशान किया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। दोस्तों जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि छात्रों को आप समझाइए ताकि बच्चे दूसरे को परेशान नहीं करें, अगर करते हैं तो उसके लिए वो दंड के भागी होंगे। देखते हैं दोस्तों इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। दूसरा नंबर ऑप्शन, बच्चे को स्वीकार करना। तीसरा ऑप्शन, अध्यापक को सकारात्मक रूप से अपनाना। और चौथा ऑप्शन, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। जो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया, क्योंकि यह अध्यापक केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित नहीं। और बच्चे के अंदर जब सृजनता करनी है, बच्चे के अंदर रचनात्मक कौशल का विकास करना है, तो उसमें बाल केंद्रित अति अनिवार्य है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इस सेट सीरीज़ का पार्ट 3, यानी कि तीसरा पार्ट देखेंगे दोस्तों। साथ ही आपको इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगते हैं कोई क्वेश्चंस या किसी पार्ट में समस्या है तो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।